नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सवाल इंडिया पे। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त की खबर, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सीईसी और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति मामले में जो सुनवाई है वो टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। प्रशांत भूषण ने सुनवाई की जल्द तारीख देने की मांग की थी। तो ये जो मामला है पूरा, इसके ऊपर हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्यों टल गई है सुनवाई और अब अगली सुनवाई कब होगी? जी देखिए, बेंच के पास समय नहीं था, लगातार दूसरे मामलों की सुनवाई हो रही थी। खास बात यह है कि इस केस के बारे में 3 बार मेंशनिंग हुई, 3 बार याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की। सुबह कोशिश की, फिर लंच के समय कोशिश की, और उसके बाद अब जब बेंच 3 बजे उठ रही थी तो फिर कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि बहुत अहम मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला आता है वो सारे इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, सब महत्वपूर्ण मामले हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि यही सिर्फ महत्वपूर्ण मामला है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 मार्च को एक बार फिर आप कोशिश करिए, लेकिन प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया कि बहुत बड़ा मामला है, इस पर जल्द सुनवाई के लिए थोड़ा सा वक्त सुप्रीम कोर्ट को निकालना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि वो देखेंगे कि पहले कैसे सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई तारीख नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, और जो ये मामला है इसकी सुनवाई कब होगी उसकी भी कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। जी ये क्योंकि अभी राहुल गांधी ने भी, जो नेता विपक्ष है, उन्होंने भी कहा था कि सुनवाई के बाद ही नए सीईसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। उसको लेकर शायद इतनी जल्दबाजी थी याचिकाकर्ताओं की। कौन सरकार की तरफ से, सरकार को कौन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब इस केस में आगे क्या होगा? जी देखिए, सरकार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सुबह उन्होंने ये अनुरोध किया था कि क्योंकि संविधान पीठ में वो शामिल हैं, इसलिए इस मामले को कभी और रखा जाए, लेकिन प्रशांत भूषण उसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी बहस पूरी हो चुकी है। 140 करोड़ लोगों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को जल्द सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो देखेंगे कि आज दिन में किस तरह से सुनवाई हो, क्योंकि और भी बहुत सारे मामले लगे हैं। लेकिन इसके बाद 3 बजे तक, क्योंकि ये बेंच थी, उसके बाद एक स्पेशल बेंच बैठी है, उनके पास सुनवाई का वक्त नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सुनवाई नहीं हुई। और भी बहुत सारे केस हैं, सब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस केस को अलग से असाधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता, ये कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा इस पूरे मामले की सुनने की। तो फिलहाल कोई तारीख नहीं है, किसी तरह की कोई रोक नहीं है। राहुल गांधी अपनी जगह ठीक हैं, वो राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कानून की बात है। और पहले अंतरिम रोक की मांग आई थी कि सरकार को रोका जाए कि किसी भी तरीके से वो नियुक्ति ना करे पुराने कानून के आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने नियुक्ति की है। तो कानूनी तौर पर वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की आगे सुनवाई में पता चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये थोड़ी देर में, करीब 2 घंटे में दिल्ली में चल जाएगा पता, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां जो हैं वो जोरों से चल रही हैं। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नाम पर मुहर लगेगी। इस बीच बीजेपी संसदीय दल ने रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। कल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होगी, लेकिन बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री नहीं आ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट सेशन के कारण नहीं आ पाएंगे। गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नहीं आ सकेंगे, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेट डे के कारण दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। तो सबकी नजरें इस वक्त इसी बात पर लगी हुई हैं कि दिल्ली में आखिर कमान मिलेगी किसको। बीजेपी किस जातीय समीकरण को, किस वर्ग के समीकरण को, किस कास्ट कॉम्बिनेशन को, कम्युनिटी की कॉम्बिनेशन को, महिला पुरुष जेंडर कॉम्बिनेशन को, किसको आगे रखेगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको बता दें, मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 7 कैबिनेट पोस्ट होती हैं। उसके साथ साथ अगर आप लगा लें जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और डेप्यूटी अध्यक्ष हैं,
तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को इन 9 सीटों पर ही अपने जो दिग्गज नेता हैं, जो लोग जीत के आए हैं, जो कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सबको साधना होगा। तो हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही सवाल अगले शायद 2 घंटे में इसका जवाब मिल जाना चाहिए। बिल्कुल अंकित, क्योंकि मैं इस वक्त प्रदेश ऑफिस में हूं, पंत मार्ग पर हूं। जितने भी यहां पर कार्यकर्ता आ रहे हैं, सबके दिमाग में यही सवाल है। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी पूछ रहे हैं कि भाई कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। तो यही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है। लेकिन सस्पेंस और सीक्रेसी, ये 2 चीज़ें अभी भी बीजेपी ने मेंटेन कर रखी है। यही वजह है कि सस्पेंस 7 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद खुलासा होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन रेस में कई सारे नाम चल रहे हैं। रेखा गुप्ता हैं जो कि एक पुरानी लीडर हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं। एमसीडी में भी 3 बार वो पार्षद रह चुकी हैं। इसके अलावा महावर हैं, उनका भी नाम जो है चल रहा है, अजय महावर। तीसरा नाम प्रवेश वर्मा है, विजेंद्र गुप्ता है। तो ये सारे कई, आशीष सूद का नाम लिया जा रहा है जो कि यंग हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। तो तमाम सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर किसको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। 7 बजे ये बैठक होगी विधायक दल की और इसमें 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। ओपी धनखड़ जो कि एक जाट बड़े लीडर माने जाते हैं हरियाणा के, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जिनका ताल्लुक बिहार से है, कहीं ना कहीं पूर्वांचली कनेक्शन भी है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। और इस बार 14 पूर्वांचली सीट में से 17 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इस सरकार में पूर्वांचलियों की भी अहम भूमिका होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो खुद पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूर्वांचल के सांसद हैं। तो अब सारे डॉट्स जो है हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा कि राजस्थान में अभी आपने देखा कि वहां पर जाट और राजपूत की सियासत होती थी, लेकिन वहां पर ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरीके से आपने मध्य प्रदेश में देखा कि वहां पर भी जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी के भी बिल्कुल ख्यालों में भी नहीं था कि इस तरीके का चेहरा लाया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि सस्पेंस, थ्रिल और सीक्रेसी, इसके तहत जो है अभी आप देखिए कि यहाँ पर भी करीब 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है ये पता नहीं है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मंत्री बनेगा। लिस्ट जो है वो हर चैनल चला रहा है, आधा दर्जन लोगों की, लेकिन कुछ भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। कुछ घंटों का और जो है इंतजार करना चाहिए दिल्ली वालों को और उसके बाद में साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिस तरीके से रामलीला मैदान में ऐतिहासिक तैयारियां की गई हैं, ये वही रामलीला मैदान है अंकित। आपको याद होगा कि 2013 में अन्ना आंदोलन के बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक भारी जनसमूह के साथ में शपथ ग्रहण समारोह किया था। वो उन्होंने सियासी जीत का शपथ ग्रहण था। आज जो है वो उनकी सियासी हार का, भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जीत का जो है उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह कर रही है। तो तस्वीर सियासी जो है वो कुछ साल के बाद में बदला करती हैं और इसी लोकतंत्र की खासियत है कि वही सियासी तस्वीर बदली और अब भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद में एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली में दर्ज किया गया है। 14 पंथमार्ग की अगर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं तो हलचल बहुत ज़्यादा है। तमाम सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नए तरीके से जो है पूरे 14 पंथमार्ग को सजाया गया है। एक अंदर बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है जहाँ पर नेता विधायक दल की जो बैठक है वो वहाँ पर होगी। 6 बजे से जो है विधायक आना शुरू हो जाएंगे। 48 विधायक होंगे, 2 पर्यवेक्षक होंगे और प्रक्रिया यही होती है कि पहले पर्यवेक्षक जो है वो एक नाम को दूसरे पर्यवेक्षक के साथ में प्रस्तावक उसको बनाते हैं और फिर जो दूसरे पर्यवेक्षक हैं वो उसका अनुमोदन करते हैं। फिर नेता विधायक मंडल का चुना जाता है। कई तस्वीरें हमने देखा, एक राजस्थान की तस्वीर आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें राजनाथ सिंह ने जो है वसुंधरा राजे को बोला था कि आप इनके नाम का अनुमोदन करिए। तो इस तरीके की आज देखनी होगी कि किस तरीके की तस्वीर रहती है। लेकिन 7 बजे ये पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। रवीश, क्योंकि आप बीजेपी बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, वो बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर पर्ची वाली। मुझे लगता नहीं कि इस बार बीजेपी वो रिस्क लेगी, पर्ची वाला रिस्क जो राजस्थान में लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको ज़रा दिखा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूरी तैयारियों पर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर क्या कहा। शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे।
जी सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। अब दिल्ली की शपथ के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। बताया जा रहा है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मैदान के अंदर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एसपीजी को दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे। 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भी होंगी। आसपास की इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली जाएगी। संवेदनशील पॉइंट पर क्विक रिएक्शन टीम को लगाया जाएगा। सभी एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर्स होंगे। आने वाले हर शख्स की गहन तलाशी ली जाएगी। रामलीला मैदान में जैसे मैंने बताया 3 लेयर की सुरक्षा है। 500 मीटर के दायरे में पुलिस और अर्धसैनिक बल, दूसरा घेरा आम लोगों और वीवीआईपीओ के बीच में होगा और तीसरा घेरा मुख्य मंच के पास। रामलीला मैदान में शपथ समारोह जो 4 गेट हैं उससे वहां पे एंट्री होगी। गेट नंबर 1 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गेट नंबर 2 से आम लोग, 3 से अन्य वीवीआईपी वहां पर आ सकेंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ट्रैफिक की खासी परेशानियां हो सकती हैं। बहुत सारे लोग वहां पहुंचने की उम्मीद है। इसे लेकर हमारी सहयोगी तनुष्का ने बात की सेंट्रल जोन के डीसीपी ट्रैफिक सौरभ चंद्रा से। तो फर्स्ट ऑफ रामलीला मैदान में क्या टाइप की अरेंजमेंट्स बनाई गई हैं ट्रैफिक को मद्देनजर रखे भी? रामलीला ग्राउंड के आसपास जितने भी मेन चेम्बरीज हैं, जो राउंड अबाउट्स हैं, उस पर ट्रैफिक के स्टाफ की डिप्लॉयमेंट है। और इसके अलावा जो पार्किंग लॉट्स हैं, पार्किंग लॉट्स पर हमने स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है। जैसे कि सिविक सेंटर है, सिविक सेंटर पर 4 व्हीलर्स की पार्किंग है। जैसे माता सुंदरी पर पार्किंग है। जैसे बसों की पार्किंग हमारी राजघाट डिपो पे है। तो सभी जगहों पर स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कर रखी है और सबकी ब्रीफिंग हो रखी है। सारे इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन सब सही है, तो होपफुली सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। सर इन एंड अराउंड कितने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है? नंबर क्या है? नहीं, एज पर ट्रैफिक पुलिस इज कंसर्न्ड, वी हैव डिप्लॉयड अराउंड 400 persons in and around this Ramlila ground. And what are the kind of security measures that are being taken by the traffic department at this point? No, security measures as far as traffic department is concerned, we are concerned with the vehicular movement, and for that we have planned our resources very well. So whenever we need diversions, we will start diverting the traffic. What routes will be closed off or diverted? No, as of now we don't think that any route is being closed. We will try our level best to regulate the traffic. If at all we find it difficult at some point of time, then only we will divert traffic from some points like Delhi Gate or roundabout Mori Gate or RS flyover. These may be the points where traffic may be diverted for some time. चलिए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। महाकुंभ आयोजन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत वीडियो के जरिए अफवाहें फैला रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं।
वहीं विधानसभा में नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर की लैंग्वेज इंग्लिश को लेकर सवाल उठाया और उर्दू को कार्रवाई में शामिल करने की मांग की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। आज बीजेपी के विधायक अपनी अपनी बोली में संबोधन करते दिखाई दिए। कोई अवधी, कोई भोजपुरी तो कोई ब्रज भाषा में विपक्ष के नेता को जवाब देता दिखाई पड़ा। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार किया। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, याने हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। कल जब ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जने एक विरोध करें तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई कि जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है। तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहे कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हो। झंडेवाला स्थित आरएसएस कार्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा है। वहां पर हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं। उन्होंने जायजा लिया पूरे इस विशाल। इस साल विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है और आरएसएस ने ये लक्ष्य रखा था कि शताब्दी वर्ष में जो उनके प्रमुख कार्यालय हैं देश भर में उसको आधुनिक रूप दिया जाएगा, उसे आधुनिक बनाया जाएगा। तो आज वो पहली कड़ी है। हम इस वक्त मौजूद हैं केशव कुंज में, जो दिल्ली में झंडेवाला में है, और यहाँ पर जो दिल्ली क्षेत्र का मुख्यालय है उसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, उसे आधुनिक रूप दिया गया है। और मेरे पीछे देखिए, ये 12 मंजिला इमारत है जो दिल्ली के झंडेवाला में है, केशव कुंज जो इसके हेडक्वार्टर का नाम है दिल्ली क्षेत्र के, और इसका उद्घाटन आज हो रहा है। 2016 में ये इमारत बननी शुरू हुई थी, करीब 8-9 साल लग गए। कुछ दिनों पहले ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन आज का दिन खास करके चुना गया है इसके उद्घाटन के लिए, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और आज के दिन को विशेष रूप से चुना गया है। करीब 150 करोड़ रुपए में ये इमारत बन के तैयार हुई है। इस 4.25 एकड़ का जो प्रांगण है उसमें 3 इमारत बनाए गए हैं और तीनों इमारत में 2 इमारत रेसिडेंशियल है और जो आगे वाला जो आप इमारत देख रहे हैं वो 12 मंजिला इमारत है, वो कार्यालय बनाया गया है। इसमें 2-3 बड़ी खूबियाँ ये रखी गई हैं कि संभवतः ये पहला मुख्यालय होगा किसी संगठन का जिसमें चिकित्सालय अस्पताल की भी व्यवस्था की गई है। केशव चिकित्सालय उसे नाम दिया गया है। उसके अलावा सुरुचि प्रकाशन जो अपना प्रकाशन है जहाँ से किताबें छपती हैं आरएसएस की, वो है। और उसके अलावा साधना स्वागत का चूँकि ये जो बिल्डिंग है उसका नाम है साधना, उसके पीछे प्रेरणा और उसके पीछे अर्चना, ये 2 और टावर पीछे रखे गए हैं। तो 12 मंजिलों के 3 इमारत हैं। मैं बताऊं कि 1925 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी, उसका गठन किया गया था। उसके बाद दिल्ली क्षेत्र का जो ये मुख्यालय है 1935 में पहली बार बनाया गया था। उसके बाद 1965 में उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसे रेनोवेट किया गया और अब एक बार फिर से उसको रेनोवेट किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। जैसा मैंने बताया, आरएसएस के स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर इसमें कुछ और भी खूबियाँ ये है कि इसमें लाइब्रेरी बनाई गई है, करीब 300 कमरे हैं और इसमें 40 कमरे उन लोगों के लिए रखे गए हैं जो स्वयंसेवक या जो आरएसएस के पदाधिकारी बाहर से आएंगे, उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई है। तो हाईटेक बनाया गया है। आप जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर इसे हाईटेक बनाया गया है और आधुनिक ज़रूरतों के लिए इस हिसाब से बनाया गया है। और मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो 12 मंजिला 3 इमारत है और उसको आज आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए, स्वयंसेवकों के लिए उसको समर्पित किया जा रहा है। चलिए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ये उनका काफिला आरएसएस के मुख्यालय पहुंचता हुआ। आरएसएस का नया ऑफिस जो है, कार्यालय जो है वो अब बन के तैयार हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर
पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो वहां पर पहुंचता हुआ। सीधे बात करते हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अमित शाह पहुंचे हैं आरएसएस के कार्यालय में, क्या आज का कार्यक्रम है? जी देखिए, मैं इस वक्त झंडेरवालन में मौजूद हूँ और आरएसएस का जो दिल्ली क्षेत्र का जो मुख्यालय है उसका आज नए भवन का उद्घाटन है। और देखिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे। अभी आप बता रहे थे अंकित कि अमित शाह अभी पहुंचे थे, अब ये राजनाथ सिंह का काफिला पहुंचा है, राजनाथ सिंह की गाड़ी अंदर जा रही है। ये केशव कुंज है जो दिल्ली क्षेत्र का जो आरएसएस मुख्यालय होता है उसके मुख्यालय का जो उद्घाटन है, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये 12 मंजिला 3 इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं। करीब 4.25 एकड़ में ये पूरा परिसर फैला हुआ है और उसी के उद्घाटन के लिए यहाँ पर अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुँचे हैं। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है, आरएसएस के सरसंघचालक है, वो इसका उद्घाटन करेंगे। 2016 से ये जो बिल्डिंग है वो बनना शुरू हुई थी और इस बिल्डिंग में कई खासियत है। 100 साल पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के। आप जानते हैं 1925 में विजयादशमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद इस साल विजयादशमी के दिन इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक लक्ष्य ये रखा गया था कि देश भर में जो कार्यालय हैं आरएसएस के, उसको जो वर्तमान ज़रूरतें हैं, आधुनिक ज़रूरतें हैं, उसके मुताबिक बनाया जाए और इसलिए उसका आधुनिकीकरण किया जाए। उसी के तहत ये 3 इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं। 1939 में पहली बार दिल्ली क्षेत्र का जो मुख्यालय यहाँ बनाया गया था। 1965 में उसका रेनोवेशन हुआ और आज फिर से तीसरी बार उसको और रेनोवेट करके 100 साल पूरे होने पर एक नया स्वरूप दिया गया। तो उसी के उद्घाटन के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं। मोहन भागवत पहले से यहाँ पहुँच चुके थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का आज दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। बजट में समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है, ऐसा सरकार ने कहा। सरकार का युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहा है। बजट में क्या क्या खास है, इसको लेकर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह से। 2 घंटा 19 मिनट आप बोली हैं, थक गई होंगी, लेकिन बहुत कुछ था इस बजट में। सबसे पहले जो आपने ग्रीन बजट का कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी तो है ही, साथ ही ग्रीन गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने सेट किए हैं। बिल्कुल, उसके लिए हमने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं, बहुत बड़ा बजट भी एलोकेट किया है ग्रीन ग्रोथ के लिए, राजस्थान को एक हरित राजस्थान बनाने के लिए। और सारे ही डिपार्टमेंट्स का हम लोग एक साथ मिलकर इसको इंक्लूसिव करेंगे। जितने भी काम होते हैं, चाहे सड़क के काम, चाहे पेयजल के काम, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम हो, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा, मैं मानती हूँ और बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, कि हम इसका भी ध्यान रखें कि हम पर्यावरण का दुरुपयोग ना करें, उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग साथ के साथ कदम उठाएं। और जो एनर्जी को लेकर है, मतलब सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी, सौर्य ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, दिस लॉट ऑफ फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। यस, तो बिल्कुल सोलर प्लांट्स घरों पे लगाने के लिए भी हमने मुफ्त उसको भी किया है और 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी जो इस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो वही है कि इसमें भी ग्रीन को शामिल किया है और मुफ्त बिजली भी मिलेगी उपभोक्ताओं को अगर वो सोलर का उपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, हर प्रकार से कैसे हम लोग एक सेल्फ रिलायंट राजस्थान बने, एक ऐसा राजस्थान जो कि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद भी वो पीढ़ी भी गर्व करे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये कदम सही समय पर उठाए, इसलिए आज हम आत्मनिर्भर हैं और हमको जो ये पोल्यूशन से जितनी भी हानि होने वाली है आगे आने वाले समय में, उससे बच सके। जी बिल्कुल, आपने ग्रीन जोन और ग्रीन लंग्स की भी बात की है, लेकिन अगर टूरिज्म में देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है पिपलांत्री, जहाँ पर राजसमंद में आपने काम किया है और मैं भी वहाँ उस गाँव में गई हूँ, उसको टूरिज्म सर्किट में डेवलप करना, ट्राइबल एरियाज़ को करना। हम लोग, आपको याद है, बांसवाड़ा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो न्यू टूरिस्ट सर्किट्स है, और क्योंकि मेरे को मालूम है आपके जहन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने रूरल टूरिज्म को भी फोकस किया है। बहुत सारे गांव जो अब हम लोग उनको जोड़ेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनको सड़क से जोड़ेंगे, रेलवे से जोड़ेंगे,
उन गाँवों में भी टूरिस्ट जाएं, क्योंकि टूरिस्ट क्या होते हैं, उन्हीं गिनी चुनी एरियाज़ में जाते हैं जो सब लोग उन जगहों को जानते भी हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। लेकिन ऐसी जगहों में, ऐसे गाँवों में, ट्राइबल एरिया में भी जाएं, हमारे गाँव में भी जाएं, ताकि वहाँ भी रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक नए दिशा में, उसमें भी हम लोग एक नई दिशा में गए हैं। चलिए सीधे आपको इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत के पास ले चलते हैं दिल्ली में, जहां पर आरएसएस का जो नया मुख्यालय है, वहां पर जो दिल्ली का उनका मुख्यालय है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। प्रशांत, क्या क्या वहां पर इस वक्त हो रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा? क्योंकि नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री सब वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। जी देखिए, अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जैसा आप बता रहे थे अंकित कि ये दिल्ली क्षेत्र जो है उसके आरएसएस का ये मुख्यालय है। ये केशवगंज है, दिल्ली का झंडे वाला एरिया है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से यह मुख्यालय हुआ करता था। 1939 में पहली बार ये मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया था दिल्ली क्षेत्र का। उसके बाद 1965 में उसको रेनोवेट किया गया था और फिर एक बार फिर से अब ये आपको कैमरा हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि 12 मंजिला 3 इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं अंकित। और जैसा मैं पिछली बार आपसे बातचीत में कह रहा था कि जो भी आधुनिक ज़रूरतें हैं वो भी इसमें उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। एक जो बड़ी चीज़ इसमें है वो केशव चिकित्सालय, अगर आप देख पा रहे हो, केशव चिकित्सालय नाम दिया गया है। इसमें 8 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। हालांकि मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये आम लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन इसमें जो लोग रहेंगे, जो लोग रुकेंगे, करीब 300 कमरे हैं इसमें, जिसमें 40 कमरे वैसे हैं जिसमें बाहर से जो स्वयंसेवक आएंगे, जो पदाधिकारी आएंगे, उनके रुकने के लिए बनाया गया है। आप जानते हैं नर्व सेंटर है अंकित आरएसएस का, जो भी जहां भी मुख्यालय है, खासकर ये दिल्ली क्षेत्र का मुख्यालय है। यहाँ पर केंद्र में सरकार है भाजपा की, अब दिल्ली में भी सरकार बनने जा रही है। नर्व सेंटर आप कह सकते हैं आरएसएस मुख्यालय को। यहीं से जो भाजपा की जो विचारधारा है उसका मातृ संगठन अगर हम कहें इसको, आरएसएस को, तो वो गलत नहीं होगा। और इसलिए जो आधुनिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया गया है। यहाँ पर पुस्तकालय रखा गया है, एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसमें करीब 650 लोग बैठ सकते हैं। और तीनों जो इमारतें हैं उनको नाम दिया गया है। पहला साधना जो हमारे सामने है, उसके पीछे 2 और इमारतें हैं जो रेसिडेंशियल इमारतें हैं, उन्हें प्रेरणा और अर्चना नाम दिया गया है। तो करीब 4.25 एकड़ में ये फैला है और इसलिए सभी नेता आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टॉप लेवल जो नेता हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो सब यहाँ पहुँचे हैं। मोहन भागवत पहले से अंदर थे, उन्हीं को उद्घाटन करना है। आरएसएस के सरसंघचालक हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल विजयादशमी को। 6ठे सरसंघचालक हैं, 6ठे आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, और उनके हाथों से ये उद्घाटन हो रहा है। और ये कई गतिविधियों का केंद्र रहा है पहले से। जो आरएसएस का ये झंडे वाला केशव कुंज हेडक्वार्टर है, हम पहले से जानते रहे हैं। यहाँ पर कई राजनीतिक गतिविधियाँ होती रही हैं, विचार मंथन यहाँ पर होता है। तो अब तो और चूँकि ये आधुनिक बन गया है, ये बड़ा मुख्यालय बनाया गया है, तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ भी चलती रहेंगी। और जैसा मैंने कहा, आरएसएस को आप बीजेपी का नर्व सेंटर कहें तो गलत नहीं होगा। शान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। अडानी फाउंडेशन ने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पूरा रोड मैप पेश किया गया है। इसके बारे में हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने बात की अडानी फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर अभिषेक लखटकिया से। अडानी फाउंडेशन ने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क का नाम शी है, सपोर्टिंग हर एक्सपोनेंशियल एम्पावरमेंट, और ये बिल्कुल एक नई सोच है देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अडानी फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर अभिषेक लखटकिया। वेलकम, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने एक नई सोच के साथ एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। पहला सवाल ये होगा कि ये सोच कहाँ से आई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, आपने क्यों ये फ्रेमवर्क तैयार किया और इसका ब्लूप्रिंट क्या है, डिटेल्स में?
पिछले 28 वर्षों से अगानी फाउंडेशन कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। गांव में बहुत सारा काम किया हुआ है। अभी हम लोग ने जब इसको पूरा अपने कार्यशाली को, अपने कार्य को देखा, तो हमने ये देखा कि हमने हर लाइफ स्टेज, चाहे वो बचपन हो, बचपन से भी पहले इन्फेंसी स्टेज हो, बचपन हो, यूथ स्टेज हो, बुढ़ापे में हो, हर स्टेज पे हमने अपना कुछ ना कुछ इंटरवेंशन किया है। जब हमने पर्टिकुलरली महिलाओं को देखा, तो महिलाओं के लिए भी हमने हर स्टेज पे कुछ ना कुछ काम किया है, जिसको हम लाइफ साइकिल अप्रोच बोलते हैं। तो हमने वो सारे अपने जो कार्य को एक रिपोर्ट में कंसोलिडेट किया, और तब हमें ये फ्रेमवर्क डेवलप हुआ कि अगर हम हर स्टेज को कुछ ना कुछ अच्छा क्रिटिकल इंटरवेंशन करेंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण कई गुना ज़्यादा होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप अगर सिर्फ लाइवलीहुड करेंगे, आप उनकी इनकम बढ़ाएंगे या फिर हेल्थ पे काम करेंगे या एजुकेशन पे काम करेंगे, तो वो एक एम्पावरमेंट होगी। बट एक कई गुना एम्पावरमेंट की जो बात होती है कि पूरा सर्कल कंप्लीट करना, वो इस फ्रेमवर्क में हम लोग दर्शा रहे हैं। और ये फ्रेमवर्क हमारे कार्य के पूरा हमने जो 28 साल में काम किया है उसके हमारी लर्निंग्स के बेसिस पे हमने तैयार किया है। अब हम इस फ्रेमवर्क को हमने आज डिस्कशन किया, हमने कंसल्टेशन किया, एक फर्स्ट इनॉग्रल कंसल्टेशन किया, सरकार के साथ किया। हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट फाउंडेशंस थे, NGOs थी जो आई थी, हमने दिल्ली में आज ये कंसल्टेशन किया और हमने ये अपना फ्रेमवर्क सबके सामने रखा। सभी लोगों ने इस फ्रेमवर्क को बहुत ही सराहाया और बोला कि ये फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आगे आने वाले टाइम में महिलाओं के सशक्तिकरण को एक अलग ही आयाम देगा। जी, किस स्टेज पे क्या करना होगा, किस एजेंसी को, इसका भी ब्लूप्रिंट है? हाँ, इसमें हमने इस रिपोर्ट में ये दिया है कि हम लोग ने ये डेटा बोलता है कि इस एज में ये चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को आपको क्रिटिक करने के लिए क्या इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। तो हम लोग ने अदानी फाउंडेशन ने जो इंटरवेंशन किया है वो हमने इस रिपोर्ट में दर्शाया है। आज कंसल्टेशन में हमने बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी लिया कि अच्छा आप इस स्टेज पे क्या इंटरवेंशन करते हैं, आप भी बताइए। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और आने वाले इसको और हम एनहांस करेंगे कि हम बाकी के क्या क्या और इंटरवेंशन कर सकते हैं। नॉट अदानी फाउंडेशन अकेला, बट सब लोग मिल के हम कैसे कर सकते हैं ताकि ये भारत की महिला एक सशक्त महिलाओं हो। चलिए बात करते हैं केरल के मलप्पुरम में एक फुटबॉल मैदान पर मैच से पहले आतिशबाजी के दौरान 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। क्यों घायल हो गए आपको दिखाते हैं। मलप्पुरम जिले में अरीकोड इलाके के स्टेडियम में सेवेंस फुटबॉल टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी थी। मुकाबले से पहले आयोजकों ने यहां जोरदार आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा था। इसी दौरान पटाखे अनियंत्रित होकर स्टेडियम में बैठे लोगों के बीच जाकर फूटने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले पटाखे जलाए जा रहे थे। दर्शक मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पटाखे फटकर दर्शकों के बीच गिरने लगे। पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। सबकी हालत स्थिर है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में पटाखे मैदान में कैसे लाए गए और किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।